जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही व्यस्त और जीवंत न्यूज रूम की। हर तरफ एक हलचल है। पत्रकार तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं, फोन लगातार घनघना रहे हैं। कई रातों की नींद त्याग कर एक शानदार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये मानव रचनात्मकता और बौद्धिक परिश्रम का एक जीता जागता दृश्य है। अब ठीक इसी के समानांतर एक और दृश्य की कल्पना करें, एक बेहद शांत, ठंडे और अंधेरे सर्वर रूम की। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर बिना कोई आवाज किए, बिना थके, उसी न्यूज़रूम के डेटा और इंसानों की बनाई अनगिनत अन्य कृतियों को पलक झपकते ही पढ़ रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। चलिए अब इस विषय की गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ मशीनों और कुछ कोड्स का तकनीकी मुद्दा भर नहीं है। दरअसल ये मानव रचनाकारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों के बीच आधुनिक युग का सबसे बड़ा टकराव है। एएनआई मीडिया बनाम ओपन एआई का ताज़ा मामला इसी संघर्ष की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या ओपन एआई जैसी कंपनियों द्वारा न्यूज़ आर्टिकल्स का उपयोग कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन है, या फिर इसे कानूनी भाषा में फेयर डीलिंग यानी उचित उपयोग माना जाना चाहिए? अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इस अहम दस्तावेज को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT द्वारा तैयार किया गया है। और यह विभाग सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जब बात एआई और कॉपीराइट की होती है तो मुख्य रूप से दो बड़ी कानूनी चिंताएं सामने आती हैं। पहला पहलू है इनपुट, यानी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए कॉपीराइट की गई सामग्री का बिना अनुमति के उपयोग करना। तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम LLM कहते हैं, उसकी अदृश्य दुनिया वास्तव में काम कैसे करती है? आइए इस प्रक्रिया को एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है, यानी पूरे इंटरनेट से करोड़ों लेख, तस्वीरें और डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा कदम है एक बेहतरीन ट्रेनिंग मॉडल चुनना। तीसरे कदम में उस मॉडल को इस विशाल डेटाबेस पर प्रशिक्षित यानी ट्रेन किया जाता है ताकि वो इंसानी भाषा को समझ सके। चौथा कदम है इस ट्रेनिंग को वैलिडेट करना या जांचना। और अंत में पांचवें कदम पर मॉडल की पूरी तरह से टेस्टिंग होती है। अब यहाँ अधिकार धारकों और एआई डेवलपर्स के बीच एक सीधा और तीखा वैचारिक टकराव खड़ा हो जाता है। एक तरफ रचनाकारों का तर्क है कि उनके काम के इस अनियंत्रित उपयोग से मानव रचनात्मकता का अवमूल्यन हो रहा है। अगर इंसानों को उनके काम का श्रेय या पैसा नहीं मिलेगा तो वे नया कंटेंट बनाना ही बंद कर देंगे। वहीं दूसरी ओर एआई डेवलपर्स का कहना है कि एआई सिस्टम में हैल्यूसिनेशन यानी गलत जानकारी गढ़ने की आदत को कम करने और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को मिटाने के लिए इस विशाल डेटा की सख्त जरूरत है। इस पूरी बहस को बस एक वाक्य में ऐसे समझ सकते हैं: नवाचार को मानव रचनात्मकता के कब्रिस्तान पर नहीं बनाया जा सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य है एआई इनोवेशन और कॉपीराइट इंटेग्रिटी को एक साथ लेकर चलना। कानूनी शून्यता और दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव के बीच सरकार एक रेफरी की भूमिका में सामने आती है। यहाँ से समाधान निकलता है जिसका मूल मंत्र है वन नेशन, वन लाइसेंस, वन पेमेंट। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। इसके तहत पूरे भारत में एआई ट्रेनिंग के लिए एक यूनिवर्सल ब्लैंकेट लाइसेंस का प्रस्ताव रखा गया है। इसे संभालने के लिए एक नए गैर लाभकारी संगठन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका पूरा नाम है कॉपीराइट रॉयल्टीज कलेक्टिव फॉर एआई ट्रेनिंग या संक्षेप में CRCAT। इसके जरिए रचनाकारों को वैधानिक रूप से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। हालांकि इसमें एक दिलचस्प शर्त यह है कि अधिकारधारक अपनी कृतियों को एआई ट्रेनिंग में उपयोग होने से रोक नहीं पाएंगे, यानी डेटा का प्रवाह जारी रहेगा लेकिन मुआवजे की पक्की गारंटी के साथ। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर ये पूरी व्यवस्था कैसे काम करेगी। इसमें तय किया गया है कि रॉयल्टी की दरें फ्लैट होंगी और ये एआई सिस्टम के ग्रॉस रेवेन्यू यानी कुल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो नए एआई स्टार्टअप्स हैं उन पर शुरुआत में ही रॉयल्टी का भारी बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ वर्क्स डेटाबेस में पंजीकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉपीराइट सोसाइटीज द्वारा रचनाकारों तक उनकी रॉयल्टी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके एकदम विपरीत भारत का ये प्रस्तावित कलेक्टिव लाइसेंसिंग मॉडल एक अलग राह चुनता है, जो अंधाधुंध डेटा माइनिंग और पूर्ण प्रतिबंध के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। ये संपूर्ण विश्लेषण
अंततः हमें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तकनीक की रफ्तार को रोकना लगभग असंभव है, लेकिन सदियों से चली आ रही मानव रचनात्मकता को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। तो अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल, क्या मानव रचनाकारों के अधिकारों को मिटाए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सुरक्षित भविष्य बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले समय में संपूर्ण समाज को मिलकर तय करना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।